डिस्कस करेंगे आज आरटीई टॉपिक। वेलकम है आप सभी का एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक बार चैनल पर जाकर टॉपिक को जरूर पढ़ ले। आरटीई जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 में आया था, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं पूरे के पूरे टॉपिक को। और इससे संबंधित जितने भी आपके सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो कलेक्शन है क्वेश्चन का वो 20 नंबर रहेगा और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत सावधानी से समझे, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। ऑप्शन एक एक को आपको पढ़ना है और आंसर सटीक लेने की कोशिश करना। तो पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है इसके संबंध में। ठीक है, तो ये जो प्रावधान आया था, ये जो एक्ट आया था 2009, इसमें पूरी डिटेल से संबंधित एक वीडियो है, आप उसे जरूर वॉच करें इसी चैनल पर। तो अब हम उसके क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आरटीई 2009 में के बारे में सत्य नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो 6 से 14 वर्ष के प्रति एक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, क्या ये एकदम सही है या फिर गलत है। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान। ठीक है, और अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 यानी कि 60 घंटों का कार्य है। तो हमने जैसे टॉपिक पढ़ा उसमें देखा कि अगर हमारा जो ये क्वेश्चन है उसके तहत ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह अगर न्यूनतम घंटों की बात करें, तो अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर, किस पर, प्राथमिक स्तर पर, जिसमें कि हमने देखा है यहाँ पर 1 to 5th, तो वहां पर घंटों का जो ड्यूरेशन रखी गई एक टीचर के लिए वो 45 घंटे रखी गई एक सप्ताह में। यहाँ पर सप्ताह की बात हो रही है। अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक पर, किस पर, उच्च प्राथमिक पर, जो कि यहाँ पर उच्च प्राथमिक को माना गया कहाँ से कहाँ तक, उच्च प्राथमिक को माना गया 6 to 8 तक का। तो वहां पर घंटे कितने पढ़ाने होते हैं, वहां पर एक टीचर को एक सप्ताह में 48 घंटे पढ़ाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी यहाँ पर सभी बातें सही है कि ये जो प्रावधान है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क है और साथ ही साथ अनिवार्य है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें जो है एक विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है। सारी बातें सही है, लेकिन ये जो गलत है ये एकदम मतलब इंफॉर्मेशन से जो डिटेल आप पढ़ेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें ये वाले डिटेल भी मेंशन है। तो ये आप अगर वीडियो पढ़ी है तो बिल्कुल सीधी बात है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जानकारी के साथ में क्वेश्चन पूछा गया सीधे तौर पर, अगर आपको जानकारी है तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक, यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात, यानी कि कितने विद्यार्थियों पर कितना जो है मतलब टीचर यहाँ पर लगाए जाएंगे, उनका अनुपात क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा। तो 200 प्लस है, कितने हैं, 200 प्लस है, तो आप ही बताओ 200 प्लस बच्चे हैं तो कितना मतलब यहाँ पर टीचर का अनुपात होगा, 30 होगा, 40 होगा, 45 होगा या फिर 50 होगा। तो हमने वीडियो में भी पढ़ा था, ये पूरा टॉपिक में भी पढ़ा था कि अगर बच्चे हैं यहाँ पर 200 से कम, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 150 का वहां पर लिया गया था, तो तब रेशियो क्या होगा, तब रेशियो होगा 30+1। ठीक, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, 1 to 5 की बात हो रही है, तब रेशियो होगा 30 बच्चों पर एक टीचर। लेकिन बच्चे बढ़ गए, कितने हो गए, 200 प्लस हो गए, तो तब हमने वहां पर पढ़ा था कि अनुपात हो जाएगा 40, यानी कि 40 बच्चों पर एक टीचर, कितना, 40 बच्चों पर एक टीचर का अनुपात यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीके से ये रेशियो बनेगा, इस तरीके से रेशियो बनेगा और ये इस तरीके से। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 कि किसके अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए। तो ये जो एकदम क्वेश्चन हटकर है, और एक सर्वेक्षण हुआ था, कौन सा सर्वेक्षण, छठा भारतीय सर्वेक्षण, जिसके तहत जो
जो अनुपात था शिक्षक का और टीचर का, तो वो कितना माना गया था, वो माना गया था 1:39, यानी कि 39 बच्चों पर एक टीचर। कितना? 39 बच्चों पर एक टीचर, ये माना गया था छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने उसमें भी डिस्कस किया था पूरा का पूरा, जो थ्योरी हमने क्लियर की है इसकी, तो उसमें भी डिस्कस किया था, तो वहां से आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक, बात करें यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन की, कि आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह, क्या प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। अब देखो इसने खोला नहीं है, ओपन नहीं किया है कि 1 to 5 के लिए या फिर 6 to 8 के लिए, है ना। इसमें जो है इसने बोला नहीं है, ये है प्राथमिक और ये है उच्च प्राथमिक। ठीक है, ये उच्च प्राथमिक है। तो यहाँ पर इसने पूछा क्या है, प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है, किसको? शिक्षकों को। ठीक, तो अब हम डाउट हो गया हमें, अब हम आंसर क्या ले, क्योंकि यहाँ पर 48 घंटे भी है उच्च प्राथमिक के अनुसार, और यहाँ पर जो है 45 घंटे भी है प्राथमिक के अनुसार। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? तो सीधी बात है, मैंने कल भी आपको बताया था, जब आपको ओपन ना करे क्वेश्चन में कि उच्च प्राथमिक से क्वेश्चन है कि प्राथमिक से है, तब आप सामान्य तौर पर यही समझोगे, क्योंकि जो आरटीई है वो क्या मानता है, प्राथमिकता को क्या मानता है, प्राथमिक को 1 to 8 मानता है। कितना मानता है? 1 to 8 मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कॉमन, जिसे कह सकते हैं कि एक कॉमन आंसर लेंगे, जिसे हम कहेंगे कि हम जाएंगे सीधे तौर पर मतलब प्राथमिक स्तर के साथ में। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा 45 घंटे। कितना हो जाएगा? 45 घंटे, और यही जो है आंसर माना भी गया है, ठीक, बोर्ड के द्वारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर है 5, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। किसमें? जो भारतीय संविधान है, जो एक्ट मतलब लागू हुआ 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसमें जो शिक्षा का अधिकार आता है, समवर्ती सूची का विषय है, तो वो जो शिक्षा का अधिकार है जिसमें कि आरटीई को शामिल किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो आरटीई है, तो वो किसके तहत लागू है? तो वो उसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 45 में, या फिर अनुच्छेद 21A में। तो अनुच्छेद 21A में कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 21A में। ठीक है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो शामिल है, अनुच्छेद 21A में शामिल है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार पर बल दिया गया है। यानी कि जो संविधान है, संविधान में शिक्षा का अधिकार को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो यहाँ पर जो इसको लागू किया गया, संशोधन इसमें किया गया था, तो वो किसके तहत किया गया था? 52वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 68वें या फिर 22वें? तो आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया है, ये फर्स्ट लाइन में ही हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में ही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके माँ बाप के पास में पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि उनको 25% का रिजर्वेशन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो 25% बच्चे एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ऐसे होंगे, अगर किसी के पास पैसे नहीं, फीस नहीं पढ़ाने के लिए, तो उनको मतलब निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, ये आरटीई कहती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना, शिक्षा में असमानता को कायम करना, सामाजिक स्त्रीकरण को कम करना, सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना उद्देश्य हमारा नहीं है, हाँ ठीक है, शिक्षा में असमानता को बढ़ावा नहीं देना है, हमें तो समानता को बढ़ावा देना है। समानता को बढ़ावा देना है तो सीधी सी बात है, हमारा जो उद्देश्य है इस तरह के बच्चों को आर्थिक रूप से जो कमजोर है निजी स्कूलों में मतलब एडमिशन दिलाने का, तो वो क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण को कम करना। यानी कि जो लेवल बना दिए गए हैं कि तुम्हारा जो है, तुम अच्छी सोसाइटी से आते हो, तुम्हारे पेरेंट्स वर्किंग है, उनके पास में पैसा है पढ़ाने के लिए, तो तुम हाई सोसाइटी प्रोफाइल हो,
ठीक है, और तुम्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का जो है तुम्हें पूरा, अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो तुम पढ़ सकते हो, जिसके पास में पैसा नहीं वो पढ़ नहीं सकते। तो ये क्या है, एक मतलब एक डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को कम करना, इस डिफरेंस को कम करना यानी कि जो स्तर बना दिया गया है, जो लेवल बना दिए गए हैं, उस लेवल को कम करना और बराबरी मिलाना, तो सामाजिक स्त्रीकरण को कम करने का इसके पीछे उद्देश्य है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना। सीधी सी बात है, अगर हम ऐसा करेंगे मतलब इसके अपोजिट करेंगे, 100 में से 100 फॉर एग्जांपल एक निजी स्कूल में 100 एडमिशन होने हैं और उसमें से 75 बच्चे उनके ऐसे हैं जिसके पेरेंट्स अच्छी खासी इनकम है, उनकी फीस भर सकते हैं, लेकिन 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप के पास में कोई रोजगार नहीं अच्छा, लेकिन उनको तो शिक्षा का अधिकार तो है उनके बच्चों को। तो ऐसे बच्चों को जो इनकी सीट है रिजर्व कर दी गई है, रिजर्व करने से हम कह सकते हैं कि भाई उन्हें एक मौका दिया जा रहा है समाज में अपने आप को एक लेवल में लाने का। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट करेंगे कि नहीं इस स्कूल में तो 100 के 100 बच्चे वही होंगे जिनके पेरेंट्स मतलब अच्छे वर्किंग वाले हैं, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, रूढ़िवादी को रूढ़िता को मतलब मजबूत करेंगे जो चला रहा था पैटर्न। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान है ना, प्रावधान है ना 25%, जैसे कि मैंने बताया भी है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु, भाई सबको एक साथ में पढ़ाना है, ठीक है, तो सबको साथ में लाना होगा। सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह की शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हाई सोसाइटी प्रोफाइल है, कुछ बच्चे ऐसे जो कुछ भी नहीं जानते, बोलना तक नहीं जानते हैं, तो वो भी उसी क्लास में है, उसी क्लास में हमने जो है उनको बैठाया है, समावेश किया है। तो एक साथ में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस टीचर को उस क्लास को पढ़ाने के लिए जो टीचर उस क्लास को पढ़ाएगा उसको किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, भेदभावात्मक, अलगावात्मक, या फिर साम्यता पर आधारित, या फिर समानता पर आधारित। ठीक है, तो उसे जो है किस शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, साम्यता पर आधारित, यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो उस टीचर के अंदर कि वो सबको समाने की क्षमता रखता हो, एकजुट करके पढ़ाने की क्षमता रखता हो, समावेशन की क्षमता रखता हो। ठीक है, उसे पता हो कि कौन से तरीके से हम इन बच्चों के सोच विचार को, तरीकों को, संस्कृतियों को मतलब एक करने के इस्तेमाल मतलब तरीके वो ढूंढे। ठीक, तो उसको ज्ञान होना चाहिए सामान्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का। ठीक, बात क्लियर हुई? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य की है ना, यानी यहाँ पर जो हमने पढ़ा था 75% केंद्र का और 35% राज्य का था, इस तरीके से था। ठीक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। अपने जो बच्चे हैं अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र है वो 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर प्रावधान तो हमने पढ़ लिया कि 25% की छूट है, लेकिन कौन सी कक्षा में एडमिशन लेने से ऐसा मतलब छूट मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि ये जो छूट है बच्चे को कौन सी कक्षा से एडमिशन करा सकते हैं। तो कक्षा पहली में, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में, या फिर शाला की फर्स्ट या फिर सेकंड कक्षा में। तो चूंकि बच्चा अगर फर्स्ट कक्षा में एडमिशन ले रहा है तब भी जो है उसे एडमिशन का अधिकार है। अगर बच्चा शाला की प्रथम कक्षा यानी कि फॉर एग्जांपल वो सेकंड में एडमिशन ले रहा है,
उससे मतलब नहीं है कि वो सेकंड में ले रहा है, लेकिन उस स्कूल में तो वो मतलब जिस पहली बार एडमिशन ले रहा है जिस भी जो उस स्कूल में, तो वो उसकी पहली क्लास है, तो साला की यानी कि स्कूल की प्रथम कक्षा में, है ना। तो वहां पर उसको ये छूट निश्चित तौर पर मिलेगी और उसका एडमिशन नहीं रोका जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारी फर्स्ट क्लास तो वहां पर हुई है, सेकंड क्लास में हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते, यहाँ पर तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक वो 14 साल तक नहीं हो जाता, 6 से 14 वर्ष तक का जैसे प्रावधान है, तो उसको अनिवार्य रूप से आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आया हो। ठीक है, 8वीं तक का आपको उसे एडमिशन देना ही पड़ेगा। ठीक, बात करें कि क्वेश्चन नंबर 11 की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो 6 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, या फिर 6 से 14 वर्ष, या फिर 6 से 22 वर्ष। तो जो बच्चे दिव्यांग है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बच्चे क्या है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको 6 से 14 वर्ष तक के लिए हमने सुनिश्चित कर दिया है। लेकिन कुछ बच्चे दिव्यांग है, कैसे है, दिव्यांग है, उनके लिए जो प्रावधान है वो कितना कर दिया गया है, वो कर दिया गया है यहाँ पर 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से कितना 18 वर्ष तक के लिए उनके लिए प्रावधान है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो थोड़ा सा मतलब चीजें हटकर है, साथ साथ में आप नोट करते हुए चले, समझते हुए चले कि कहाँ पर वेरिएशन आ रहा है, तो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, यानी कि किसके लिए जो है मतलब ये प्रावधान है किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, मुख्यधारा शिक्षण की, एकीकृत की। ठीक है, तो ये वकालत करता है किसकी, समावेशी शिक्षा की, क्योंकि ये कहता है कि सब तरह के समाज से, संस्कृति से, आर्थिक रूप से जिस तरह के भी बच्चे हैं, चाहे कहीं से भी आए हो, सब तरह के बच्चों को हमें एक साथ में पढ़ाना है, समावेश करके पढ़ाना है। तो ये जो वकालत करता है, तो ये वकालत करता है समावेशी शिक्षा की। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, ये सबको समाहित करने की मतलब एक तरह की कोशिश करता है। ठीक है, पृथक्करण की नहीं, अलग करने की नहीं करता, मुख्य धारा शिक्षण की नहीं, एकीकृत की नहीं। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक, आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, तो इसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर आधारित ही है कि सबको समाकर चलना है, सबका समावेश करना है। तो ये किस पर आधारित है, चूंकि हमने समावेशी शिक्षा को भी हम पढ़ चुके हैं, तो समावेशी शिक्षा जब अपने आप में यह आधार रखती है कि हमें सब मानवों को, सब तरह के बच्चों को एक रूप से देखना है, एक मुख्य धारा से जोड़ना है, हमें जो है साम्यता के, समानता के आधार पर चलना है, तो उसका जो परिप्रेक्ष्य होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो मानवतावादी होगा। कैसा होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होगा, है ना। उसकी जो सोच है, उसका जो आधार है वो क्या है, मानवतावादी है। बात समझ गए ना, यानी कि वो डिफरेंस नहीं करती, वो अलगाव नहीं करती, वो पक्षपात नहीं करती है। ठीक, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित है, यानी कि जो टीचर इस सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो आरटीई ये कहता है कि वो टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। तो ये प्रोहाइबिटेड कर दिया गया है, प्रतिबंधित है। लेकिन ये प्रावधान है कौन सी धारा में, 20 में, 22 में, 28 में, या फिर 25 में। तो कल भी हमने डिस्कस किया था, समझा था। तो ये प्रावधान किस में है, धारा 28 में है, जो ये कहती है कि जो टीचर जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट, अगला डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। देखो, लागू हुआ और प्रभावी हुआ, दोनों के जो दोनों शब्द है वो अलग है। अगर हम कहें कि इसको जो मतलब ये मतलब आया कब है, अगर ये बात करें तो ये मैंने लागू हुआ, मतलब दोनों एक ही शब्द है, लागू होना या प्रभावी होना। ठीक है, ये तो दोनों एक ही शब्द है। लेकिन अगर बात करें कि ये आया कब है, तो आया तो 2009 में है। लेकिन अगर बात करें कि लागू हुआ या फिर प्रभावी हुआ, तो ये कब हुआ था, तो 2009, 2010, 2005 या फिर 2001। तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में।
1 अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया गया था पूरे भारत में, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर यहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया, बाकी पूरे भारत में इसको लागू किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है कि आरटीई किस वर्ष आरटीई किस धारा में यह बताया गया कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। यानी कि बच्चों को हम मार पीट नहीं सकते, जैसे पहले हमारी दंडों से पिटाई होती थी, मार पीट करके हम मतलब जो है पढ़े हैं, जिस तरीके से टीचर हमें हमारे साथ में कुटाई करते थे, मारपीट करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर सकते। ठीक, तो ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधित कर दिया गया तो सीधी सी बात है, इसके लिए कोई धारा बनाई गई है, प्रावधान बना गया है, तो वो कौन सी धारा में है? धारा 17, धारा 8 या फिर धारा 26 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारा 17 यानी कि 17 ये कहती है कि हमें बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है, उनको दंड नहीं देना है। दंड को यानी कि नकारात्मक माना गया। ठीक है, पिटाई करके बच्चों को नहीं पढ़ानी है। ठीक, बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? कहने का मतलब ये है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना। तो ये जो अभियान है जो चलाया गया कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी है, तो इसका जो आधार है, यानी कि जो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है? तो प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, समानता और समता को, या फिर सुरक्षा को सुनिश्चित करना, या फिर विविध जरूरतों को पूरा करना। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई प्रावधान लाया जा रहा है कि जिसमें सब बच्चे एक साथ में पढ़ सकते हैं, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई वंचित नहीं रहेगा, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, पैसे की वजह से आर्थिक रूप से अगर वो पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इस वजह से वो पीछे नहीं रहेंगे, तो सीधी सी बात है, ये जो प्रतिनिधित्व करती है, ये जो शिक्षा, वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? वो समता और समानता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यानी कि वो इस पर आधारित है, और कह सकते हैं कि समानता को या फिर समता को एक तरह से बढ़ावा देती है। ठीक है, बात हुई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, आयु के विद्यालय कभी न गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 14 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई वो विद्यालय नहीं गए, अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, तो किस पर जोर दिया गया है? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई, या फिर अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात की गई। तो सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक 6 से 14 वर्ष का वो हो चुका है, लेकिन विद्यालय का उसने मुंह नहीं देखा, या फिर उसने बीच में शिक्षा छोड़ दी है, तो इस तरह के बच्चों के लिए जो प्रावधान किया गया, इस तरह के बच्चों को दोबारा से विद्यालय में लाने के लिए जो कोशिश की गई, वो की गई विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया कि भाई इस तरह के बच्चों को क्या करना है, समावेशी शिक्षा के तहत तो पढ़ाना ही है, लेकिन अगर जिस कारण से उन्होंने स्कूल छोड़ा है, इस कारण से कि पता चला कि उनको समझ में नहीं आती थी चीजें और वो बोर हो जाते थे, या फिर उनको कोई टेक्निक अच्छी नहीं लगी, तो तुम्हें क्या करना है, नई टेक्निक्स अपनानी है, किसी न किसी तरीके से उनको पढ़ाना है, उनके इंटरेस्ट को जगाना है, ताकि वो दोबारा से विद्यालय में आए और विद्यालय को बीच में ना छोड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से उनको प्रशिक्षण पर जो विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया कि आप अलग अलग नए नए ढंग से तरीके इस तरह के विशेष बच्चों के लिए ढूंढे और उनको इस अलग ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? ये पढ़ रहे हैं ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो इसमें जो ये शब्द है अनिवार्य, तो इसका क्या अर्थ है? उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। इसका जो अर्थ है वो ये है कि जितनी जो भी सरकार है उस टाइम पर, तो उस टाइम पर बच्चों के दाखिले सुनिश्चित होने चाहिए, उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए 100%। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा की जो है मतलब वो पूरा होना चाहिए। 1 से 8 तक का जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको उस टाइम उससे पहले बच्चे को फेल नहीं करना है कि वो बच्चा जो है पढ़ाई छोड़कर अपने घर पे बैठ जाए। तो 8वीं तक
का तो हर एक बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आगे डिपेंड करता है उसके रुचि पर, आगे डिपेंड करता है कि उसके आर्थिक स्थिति पर, ठीक है। तो लेकिन 8वीं तक का हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए। किसी भी बच्चे का जो कह सकते हैं कि ना दाखिला, आपको हर एक हाल में दाखिला लेना है, उपस्थिति रखनी है, उसको पर डे स्कूल में आना ही आना है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता यानी कि 1 to 8 तक का उसको मतलब सारी क्लास पूरी करवानी है, एक भी क्लास में उसको फेल नहीं करना है, ठीक। तो ये इसका मतलब हो गया अनिवार्य। निःशुल्क तो ये है कि पैसा नहीं देना है, अनिवार्य का मतलब हो गया कि दाखिले हो, उपस्थिति हो और शिक्षा पूरी हो 1 to 8 तक का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किस प्रकार की हो गई। जो ये जो प्रावधान आया, ये जो एक्ट आया 2009, इसके बाद में जो कक्षा का रूप बन गया वो कैसा हो गया। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है, अप्रभावित है, या किस प्रकार का हो गया। तो सीधी सी बात है, आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गया। यानी कि जिस तरह से बच्चे जो होते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा ही पूरी नहीं करते हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, उनकी आयु के हिसाब से कि 8वीं तक का अगर बच्चे को एक ज्ञान दे दिया गया ना कि शिक्षा क्या होती है, कितनी जरूरी होती है, तो सीधी सी बात है कि उस उम्र तक को उसको पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। तो आयु के जो उसकी आयु है उसके अनुसार अधिक समझाती है, ये है, ठीक है। और सीधी सी बात है, इसमें सभी तरह के भेदभाव को भी दूर किया गया है, आर्थिक सामाजिक रूप से भी भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से ये शिक्षा जो है आयु के अनुसार अधिक समझाती है, हो जाती है। तो हमने 20 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। तो आई होप हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, अपना जो है स्कोर जरूर मुझे आप शेयर करें, कितना आपका स्कोर बना 20 में से, कितने क्वेश्चन आपको गलत हुए, कहाँ पर आपको कंफ्यूजन हुआ। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो को दोबारा से आप जो थ्योरी हमने डिस्कस की है आरटीई की, उसे दोबारा से एक बार जरूर वॉच करें, हमने कल ही इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।